हेलो चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आज का टॉपिक है इटली यूनिफाइड। लेट्स स्टार्ट। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा हिस्ट्री है और पॉलिटिकली टूटे हुए थे। इटालियन वर स्कैड ओवर सेवरल डायनेस्टी स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। इटालियन जो थे वो बिखरे हुए थे, बहुत सारी डायनेस्टी स्टेट थी, जैसे कि मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर भी थी उसी में। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। मिडिल 19th सेंचुरी में इटली जो था 7 स्टेट में डिवाइडेड था, विच ओनली वन, इन सातों में से सिर्फ एक पर, सर्डिनिया पिडमेंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ सर्डिनिया पिडमेंट पर जो थे वो प्रिंस, इटालियन प्रिंस जो थे वो रूल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उनका अपना प्रिंसली हाउस था। द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। नॉर्थ हिस्सा जो था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के पास था। सेंट्रल वॉज रूल्ड बाय द पोप। सेंट्रल हिस्सा पोप के पास था। साउथर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बारबन किंग ऑफ स्पेन। और जो साउथर्न हिस्सा था इटली का, उस पर बारबन किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज, यहाँ तक कि जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, बहुत सारी रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज इस वक्त बोली जा रही थी। ड्यूरिंग द 1830 गैस्पी मैजनी, उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि इटली को यूनिफाई किया जा सके। ही हैड ऑल्सो फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम रखा यंग इटली, और ताकि वो अपने टारगेट को, अपने गोल को पूरा कर सकें। द फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। दो रेवोल्यूशन जो थे, यानी दो बगावत जो थी वो फेल हो गई थी, एक 1831 की, एक 1848 की। अब जो है सर्डिनिया पिडमोंट जो रूलर थे विक्टर एमुनल सेकेंड, अब उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी कि वही इटली को वॉर के थ्रू यूनिफाई करेंगे। इन द आई ऑफ द रूलिंग एलीट ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के जितने भी रूलिंग एलीट्स थे, उनकी नज़रों में एक यूनिफाइड इटली में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि किसी भी स्टेट को पावरफुल बनने के लिए या अपना इन्फ्लुएंस दूसरे स्टेट पर डालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल बनाए। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Chief Minister Cavour जो कि इस मूवमेंट को चला रहे थे वो तो ना रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट्स थे। लाइक मेनी अदर वेल्दी और द एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलीट, वो दूसरे जो इटालियन एलीट थे उन्हीं की तरह वो भी एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे। ही स्पोक्स फ्रेंच बेटर देन ही डिड इटालियन, वो फ्रेंच अच्छा बोल पाते थे। थ्रू अ ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस विद फ्रांस, फ्रांस के साथ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलाइंस किया। इसके बाद जो है सर्डिनिया पिडमेंट वो सक्सेसफुल रहा ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में इन 1859 में। इसके बाद जो है रेगुलर ट्रूप, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गैस्पी गैरिबाल्डी ज्वाइंड। इन बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस वॉलेंटियर ने और आर्म्ड ट्रूप ने जो गैरिबाल्डी के लीडरशिप में अपने आप को ज्वाइन किया। एंड दे मार्च इनटू द साउथ इटली, उन्होंने साउथ इटली में मार्च किया, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिली, और वो सक्सेसफुल रहे द विनिंग ऑफ द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट्स, जो लोकल पीसेंट्स थे उनके सपोर्ट को पाने में। और इसके बाद तो उन्होंने जो स्पेनिश रूलर थे उनको वहाँ से निकाल दिया। इन 1861 विक्टर एमुनल सेकेंड वर प्रोक्लेम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। इसके बाद जो है यूनाइटेड इटली जो बनी, उसके जो पहले राजा बने वो विक्टर एमुनल सेकेंड बने। मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन जो थी इस वक्त बहुत ही इलिटरेसी ज़्यादा थी, हाई रेट इलिटरेसी की हाई रेट था, पढ़े लिखे लोग कम थे। एंड अनवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और बहुत सारे लोग तो ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में जानते भी तक नहीं थे। पीसेंट्स मासेस हु हैड सपोर्ट गैरिबाल्डी इन द साउथर्न इटली हैड नेवर हियर द इटालिया। जिन पीसेंट्स ने, जनसमूह ने गैरिबाल्डी को साउथर्न इटली में सपोर्ट किया था, वो लोग ने तो इटालिया शब्द सुना तक नहीं था। उनका विश्वास था ला टेलिया वॉज द विक्टर एमुनल्स वाइफ। ये जो ला टेलिया वर्ड है ये विक्टर एमुनल की वाइफ है। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन करने में गैस्पी मैजनी, कैबुअर, गैरिबाल्डी एंड विक्टर एमुनल जो थे वो मेन रोल प्ले किया इन्होंने, और यही लोग आर्किटेक्ट बोले जाते हैं इटली को यूनिफिकेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन कैसे एक नेशन स्टेट बना, तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन।
जो नेशन है या नेशन स्टेट का जो मॉडल है, इसके ऊपर जो स्कॉलर हैं वो जो बहस करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of sudden अपहेवल और रेवोल्यूशन। उनका मानना था इन स्कॉलर्स का कि जो नेशन स्टेट है ब्रिटेन का, ये अचानक किसी क्रांति या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये बड़े लंबे प्रोसेस के बाद जो है ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना है। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटेन नेशन नहीं था। प्राइमरी जो आइडेंटिटी थी यहाँ के लोगों की वो थी एथनिक। एथनिक का मीन्स होता है, मीनिंग है रेसिस के तौर पर वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये जितने भी एथनिक ग्रुप थे इन सभी का अलग अलग कल्चर था, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। लेकिन इन सभी में से जो इंग्लिश ग्रुप था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, वेल्दी, और उसने अपनी पावर को बढ़ा ली। एंड इट वॉज एबल टू एक्सटेंड द इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। वो आइलैंड के जो दूसरे नेशन थे उस पर अपना प्रभाव डालने लगा धीरे धीरे। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थे उसने 1688 में जो है वो मोनार्की का से पावर ले लिया, अपने पास रख लिया एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, और ये उनके पास एक हथियार के रूप में था। एंड द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इसके बाद जो है एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इसका रिजल्ट क्या निकला? फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बाद, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फॉर्मेशन में आया, और इंग्लैंड जो है धीरे धीरे अपने प्रभाव को स्कॉटलैंड पर बढ़ाने लगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थे वो इंग्लिश मेंबर ज़्यादा थे, और द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी meant द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। जैसे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंग्लिश मेंबर थे उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो स्कॉटलैंड के कल्चर था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उनको धीरे धीरे दबाया जाने लगा। कैथोलिक जो क्लैंस, द इनहेबिटेंट ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। जो कैथोलिक थे स्कॉटलैंड के, उन्हें स्कॉटिश हाईलैंड बोला जाता था, वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वो जब भी वो इंडिपेंडेंट आज़ादी की बात करते थे तो उन्हें जो है दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। यहाँ तक कि जो स्कॉटिश हाईलैंड थे उनको अपनी लैंग्वेज बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, और यहाँ अपने ड्रेस जो नेशन ड्रेस था उनके पहनने पर भी उनको पाबंदी लगा दी गई। लार्ज नंबर वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम। और बड़ी संख्या में जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उनको अपने घरों से बेघर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। जिस तरह से स्कॉटलैंड सफ़र कर रहा था उसी तरह सेम आयरलैंड भी सफ़र कर रहा था। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो कंट्री था आयरलैंड, ये डिवाइडेड था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लिश थे वो प्रोटेस्टेंट को हेल्प करते थे। और फिर इसके बाद आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक, ताकि जो आयरलैंड है वो कैथोलिक कंट्रियों के ऊपर जो है अपना प्रभाव छोड़ सके। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। जितने भी कैथोलिक रिवोल्ट हुए, क्योंकि वो लोग इंग्लिश तो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो जितने भी कैथोलिक लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट किया उसको दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वोल्फ टॉनी, मतलब बहुत सारे एक रिवोल्ट जब फेल हो जाने के बाद वोल्फ टॉनी 1798 में आयरलैंड वॉज फोर्सिबली आयरलैंड को जो है यूनाइटेड किंग यानी ब्रिटेन में मिला दिया गया, और इस तरह से 1801 में अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉरगेट थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसमें कि ब्रिटिश कल्चर का ही दबदबा था। नए जितने भी सिंबल आए वो सब के सब ब्रिटेन से ही लिए गए। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक बोला गया, द नेशन एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग्स था। इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया।
The older nation survived only the subordinate partner in this union. जो ये यूनियन बना था स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का और आयरलैंड का, इस यूनियन में जो पुराने जितने भी नेशन थे वो अब सरवाइव कर रहे थे एक सिर्फ सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरह। तो इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, उसने स्कॉटलैंड को दबाया और आयरलैंड को दबाया, दबा करके उसने अपने साथ मिलाया और एक ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। तो आज स्टूडेंट बस आज इतना ही, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इससे रिलेटेड आप लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट है, नेम द आर्किटेक्ट ऑफ द इटालियन नेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। थर्ड, Gaspy Mazzini and the Chief Minister Cavour had played a major role in unification of Italy, justify the statement. When were United Kingdom and Ireland united? Describe in brief the process by which the British nation came into existence. Thank you, children.